Auzubillahiminashaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hello, I'm Dad Shaukat, and today in this lecture we will discuss about the second topic of security in the contemporary world. That's the chapter number or unit number 7 mentioned in the political science of class 12th. So let's discuss the another topic that's known as the balance of power in world politics. So in this lecture we need to understand first what is balance of power. What is balance of power? BOP in short term. Balance of power means a state of peace where when rival nations are equally powerful. It means that देखिए क्या है इसका मतलब बैलेंस ऑफ पावर का मतलब होता है स्टेट ऑफ पीस, यानी अगर पावर दोनों दो कंट्रीज के बीच में इक्वल होगा तो उनके बीच में पीस होगा। कैसे पीस होगा? अब अगर ए के पास पावर 100% है, बी के पास भी पावर 100% है, तो दोनों एक दूसरे से जंग नहीं करेंगे तो पीस तो रहेगा ही रहेगा। जब जंग नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली क्या रहेगा? पीस रहेगा। इनफैक्ट जो दोनों नेशंस होंगे वो राइवल होंगे, एक दूसरे के दुश्मन होंगे, लेकिन वो एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे। वो डरेंगे, ए डरेगा कि अगर मैं बी पे हमला करूं, बी के पास भी टेंडेंसी है, उसके पास भी पावर है, वो इक्वली पावरफुल है बिल्कुल मेरे जैसा, सो इसलिए मुझे इस पे क्या नहीं करना चाहिए? हमला नहीं करना चाहिए। सो दोनों के बीच में पावर क्या है? बैलेंस। दोनों के बीच में पावर क्या है? इक्वल। सो इस इक्वल पावर से क्या होता है? जो दो राइवल नेशंस होते हैं उनके बीच में वॉर नहीं होती, उनके बीच में क्या रह जाता है? पीस रह जाता है। बेस्ट एग्जांपल अगर आप समझेंगे, जब कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, यूएसएस के पास भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी काफी थी और यूएसएसआर के पास भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी काफी थी। यूएसए के पास भी वेपन था, यूएसएसआर के पास भी वेपन था। सो दोनों के पास वेपन्स थे, दोनों के पास टेक्नोलॉजी थी, इसलिए उन्होंने जंग नहीं की, हॉट वॉर नहीं किया। वो डर गए कि यूएसए ने कहा अगर मैं इस पे हमला करूं, इसके पास भी वेपन है, ये मुझ पे हमला कर सकता है। सो इनके पास जो पावर था, पावर इनके पास क्या था? वेपन। सो वेपन का जो वो पावर था दोनों देशों के पास था। सो दैट पावर वाज बैलेंस्ड, that power was equal between the two rival nations. When the power is equal between the two rival nations, this concept is known as balance of power. याद रखिएगा। So a balance of power is a state of stability between the two competing forces. So जो दो डिफरेंट दुश्मन होंगे, कंट्रीज होंगे, दुश्मन कंट्रीज, उनके बीच में एक स्टेबिलिटी आती है। स्टेबिलिटी इज नथिंग बट मीन्स स्टेट ऑफ पीस इनके बीच में आ जाता है। इसको हम इस कॉन्सेप्ट को डेटरेंट भी कहते हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर। डेटरेंट, डेटरेंट का सिंपली मतलब होता क्या है ये समझ लीजिए। डेटरेंट कॉन्सेप्ट को कोल्ड वॉर के अंदर इस्तेमाल किया गया था। डेटरेंस का मतलब क्या होता है? अ थिंग दैट डिस्करेजेस टू समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी आप कुछ करना चाहोगे लेकिन आप उस करने से डरोगे, कहोगे कि ना यार अगर मैं ये चीज करूं मुझ पे भी नुकसान हो सकता है। बेस्ट एग्जांपल इज, कोई बंदा कमरे में है, वो चोरी करना चाहता है, लेकिन उस कमरे में कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा। क्या वो चोरी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो डरेगा कि अगर मैं चोरी करूंगा कैमरा मुझे कैप्चर करेगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। सो कैमरा क्या यहां पे एक्ट कर रहा है? एज ए डेटरेंट, आपको रोक रहा है क्या करने से? गलत करने से। इसी तरीके से जो यूएसए और यूएसएसआर था, उनके बीच में हॉट वॉर नहीं हुई क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी दोनों के पास थी, जिसकी वजह से उनका पावर जो था वो बैलेंस में था, और इस वजह से उनके बीच में क्या रहा? पीस रहा, ना कि वॉर रहा। हुआ कहीं कहीं पे उनके बीच में थोड़ा बहुत वॉर, बट अल्टीमेटली थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं हुआ ना। सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। कोल्ड वॉर फिर लेटर ऑन डिसइंटीग्रेशन के बाद खत्म हो जाता है 1991 के अंदर। मैंने आपको कहा बैलेंस ऑफ पावर किसे कहते हैं। ये बैलेंस ऑफ पावर जो है, दिस इज मेंशन्ड इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इन द इंटरनेशनल रिलेशंस। दिस बैलेंस ऑफ पावर occupies an important place in the subject or in the discipline of international relations or international politics. In fact, the contemporary writers or the modern writers of this theory, which theory? Balance of power theory, they said that the basic principle of international relation and fundamental law of politics, they said that the balance of power is the basic principle of international relation as well as the fundamental law of politics. उसके बाद जो बैलेंस ऑफ पावर है, बैलेंस ऑफ पावर को बहुत सारे स्कॉलर्स ने अपने डेफिनेशन से डिफाइन किया है। कुछ डेफिनेशंस मैं आपको बता देता हूं सो दैट यू वुड बेटर अंडरस्टैंड कि बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है। कास्टर लीग एक स्कॉलर है, कास्टर लीग ने एक डेफिनेशन दी है। क्या कहा है? The maintenance of such just equilibrium between the members of the family of nations as such prevent any of them becoming sufficiently strong to impose its will upon the rest. देखिए, उसने ये कहा है कि जो नेशंस होते हैं पूरे कंट्रीज के अंदर, सारे कंट्रीज जो होते हैं,
अगर इनके बीच में पावर जो होता है वो बैलेंस होता है, यानी इक्वली सबके पास पावर होता है, तो इससे क्या हो जाता है, इससे ये रुक जाते हैं वॉर करने से। और साथ में क्या होता है कि कोई भी पावरफुल कंट्री फिर अपने विल को ठोसना नहीं चाहेगी किसी कमजोर के ऊपर, क्योंकि उसको पता होगा अगर मैं इस पे अपनी विल को ठोसूं, इसके पास भी क्षमता है, इसके पास भी टेंडेंसी है, ये भी मुझे वहां से नुकसान पहुंचा सकता है। सो इसलिए हर एक नेशन के पास जब पावर इक्वल होगा, सो वॉर से बच सकते हैं, वहां पे पीस आ जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, इंटरनेशनल रिलेशन का जो फादर है दैट इज द मॉर्गन्थस, हैंस मॉर्गन्थस। उसने कहा है कि जो बैलेंस ऑफ पावर है, यहां पे पावर इस अंदाज से डिस्ट्रीब्यूट होता है नेशंस के बीच में, दैट पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। यानी हर एक नेशन के पास जब पावर इक्वली शेयर होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसे हम कहते हैं balance of power. Hope so you understood. So balance of power is an application of the checks and balance theory of domestic politics to international politics. So checks and balance theory जो है उसको मेंटेन रखने के लिए क्या है, balance of power. So ये कुछ definitions मैंने कही balance of power की। अब देखते हैं कि balance, how we can achieve the balance of power, how we can maintain the balance of power. Is there any device, is there any technique or strategy which helps the nations to maintain the balance of power? Yes, the first technique is the alliance system. Remember students, so in device for maintaining balance of power, what we need to discuss, the first device, that is the alliance system. Alliance means the agreement between the two countries. दो कंट्रीज के बीच में जब अलायंस होता है, एग्रीमेंट होता है, उसको हम अलायंस कहते हैं। ये एक टेक्निक है जिससे बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, और यहां से दूसरी कंट्री जो है बांग्लादेश, बांग्लादेश इज वेरी वीक। बांग्लादेश को डर लगता है कि यूएसएसआर यानी रशिया मुझ पे कभी भी हमला कर सकता है। सो बांग्लादेश अपना हाथ मिला लेता है किसके साथ, यूएसए के साथ। किसके लिए? अपनी सेफ्टी के लिए। सो उसने यूएसए के साथ क्या किया, अलायंस किया, यानी यूएसए को अपना दोस्त बनाया, सिर्फ एक मकसद के लिए कि कहीं यूएसएसआर उस पर हमला ना करे। सो जब उसने हाथ मिलाया, तो हाथ मिलाने से क्या रह गया, उसमें भी पावर आ गया, बांग्लादेश में भी अब क्या आ गया, पावर आ गया। सो अलायंस से क्या आ जाता है, पावर आ जाता है, जिससे वॉर रुक जाती है और कंट्रीज के बीच में क्या रह जाता है, पीस रह जाता है। सो वी कैन से अलायंस इज द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प्स द नेशंस टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पावर। होप सो यू अंडरस्टूड। The next step is, the next technique is the armament and disarmament, both armament and disarmament. Now let's try to understand how does the armament promotes the balance of power and how does the disarmament promotes the balance of power. Both. आर्मामेंट का मतलब होता है हथियारों का होना। देखिए, एक रीजन ये भी कहा जाता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों नहीं। थर्ड वर्ल्ड वॉर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कंट्रीज के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ गई थी। बहुत सारे कंट्रीज के पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी, उनके न्यूक्लियर वेपन्स एडवांस थे। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाता तो शायद और ज्यादा नुकसान हो जाता, इनफैक्ट पूरी दुनिया ही खत्म हो जाती। सो जब कंट्रीज के पास आर्मामेंट्स आते हैं, न्यूक्लियर आ जाता है, वेपन्स आ जाते हैं, सो उससे क्या हो जाता है, वो एक दूसरे से डरते हैं, क्या करने से, जंग करने से, क्योंकि वो समझते हैं कि हर एक के पास अब पावर है। जब हर एक के पास आर्मामेंट आ जाएगा, तो इन टर्म्स ऑफ आर्मामेंट, इन टर्म्स ऑफ वेपन, सबके पास पावर क्या है, बैलेंस है। सो जंग नहीं होगी, यहां पे पीस रहेगा। कंट्रीज डरेंगे कि अगर फिर से जंग होगी, हर एक के पास वेपन है, तो नुकसान हो सकता है ज्यादा। इसी तरीके से जो डिसआर्मामेंट है, डिसआर्मामेंट का मतलब होता है हथियारों का खात्मा करना, रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ वेपन्स, या तो हथियारों को कम करना या तो उनको हमेशा के लिए खत्म करना। अगर सारे कंट्रीज हथियारों को खत्म करेंगे, सो सबके पास पावर क्या होगा, इक्वल। अगर सारे कंट्रीज हथियारों को कम करेंगे तो पावर क्या होगा, इक्वल। सो डिसआर्मामेंट से क्या होता है, जब सारे कंट्रीज अपने वेपन्स को कम करेंगे या खत्म करेंगे, सो उसके बीच में क्या आएगा, पावर इक्वल होगा सब देश के बीच, क्योंकि सारे कंट्रीज ने ये किया कि उन्होंने अपने वेपन्स को क्या किया, खत्म किया। सो पावर सबके बीच में क्या आ गया, इक्वल। सो दिस इज द अनदर इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट वन इज द कंपनसेशन। कंपनसेशन एक ऐसी टेक्निक है जो टेरिटरी में काम आती है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरिटरी। ये क्या होता है कि अब देखिए, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे होते हैं जिनके बीच में लैंड का डिस्प्यूट होता है, बॉर्डर का डिस्प्यूट होता है। सो उनको इस अंदाज से उस डिस्प्यूट को सॉल्व करना चाहिए कि वो टेरिटरी जो है वो इक्वली शेयर होना चाहिए दो राइवल्स के बीच में। जब वो टेरिटरी दो राइवल्स के बीच में इक्वल शेयर होगा,
अब जितना टेरिटरी ए के पास है उतना टेरिटरी बी के पास भी है, मतलब टेरिटरी के हिसाब से पावर जो है ए के पास भी जितना है उतना ही बी के पास भी है। सो इससे क्या मिल गया, इनसे दोनों को मिल गया इक्वल शेयर ऑफ टेरिटरी। सो ये भी जब इक्वल शेयर ऑफ टेरिटरी मिल जाएगा तो यहां से फिर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता है। दिस कॉल्ड कंपनसेशन। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द बफर स्टेट। बफर स्टेट, another way of acquiring power and maintaining it, according to Mahindra Kumar, scholar द महेंद्र कुमार सेड दैट न्यूट्रल स्टेट कौन सी स्टेट होती है वो समझ लेते हैं। दो पावरफुल नेशंस हैं ए एंड बी, इनके बीच में एक स्टेट है, दैट स्टेट इज वेरी वीक। इन द मिड देयर इज ए वन स्टेट बिटवीन द ए एंड बी, बट दैट मिड स्टेट इज वेरी वीक स्टेट, दैट स्टेट इज नोन एज द बफर स्टेट। उस बफर स्टेट को क्या करना होगा, विच इज सिचुएटेड बिटवीन टू लार्ज एंड अनफ्रेंडली नेशंस। ए एंड बी के बीच में बहुत ज्यादा दुश्मनी है, लेकिन इनके बीच में जो बफर स्टेट है उस बफर स्टेट को क्या करना है, उसे दो काम कर सकती है। या तो उसे दूर रहना होगा ए एंड बी से, या तो उसे न्यूट्रल रहना होगा, ना वो ए को सपोर्ट करे ना वो बी को सपोर्ट करे, जिससे क्या हो सकता है, वॉर मिनिमाइज हो सकती है। या तो उसको क्या करना है, सिंपली या तो न्यूट्रल रहना है, या तो न्यूट्रल रहेगी तो वॉर मिनिमाइज होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि पोलैंड जो था, पोलैंड एक कंट्री है, वो बफर स्टेट हुआ करती थी किस किस के बीच में, रशिया और जर्मनी के बीच में। सो बफर स्टेट को इस अंदाज से एक्ट करना है, बफर स्टेट को इस अंदाज से बिहेव करना है कि कहीं दो पावरफुल नेशंस के बीच में क्या ना हो, वॉर ना हो। सो रोल ऑफ बफर स्टेट अगर पॉजिटिव होगा सो क्या हो सकता है, जंग कम हो सकती है और इससे पावर क्या रह सकता है, मेंटेन रह सकता है, बैलेंस में रह सकता है। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द इंटरवेंशन। इंटरवेंशन देखिए, इंटरवीन कहते हैं इंटरफियर करने को। द बेस्ट एग्जांपल इज 1971 वॉर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जब 1971 में वॉर हुई थी, 1971 में ही बांग्लादेश इंडिपेंडेंस हासिल करेगा, लेकिन पाकिस्तान रेडी नहीं था बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस देने के लिए। सो उस समय पे बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, लेकिन इंडिया बिकेम एन एलाई फॉर बांग्लादेश एट दैट टाइम। इंडिया ने सपोर्ट किया, इंटरवीन किया, किसको किया, बांग्लादेश को, जिसकी वजह से बांग्लादेश को क्या मिल गई, आजादी मिल गई। सो इंटरवीन करने से क्या हो जाता है, अगर एक पावरफुल कंट्री किसी वीक कंट्री को सता रही है, उसे इंडिपेंडेंस नहीं दे रही है, और दूसरे साइड से, तीसरे साइड से एक पावरफुल और कंट्री पहले वाले पावरफुल कंट्री पे इंटरवीन कर रही है, कह रहे कि आपको इसको आज़ादी देनी चाहिए, सो प्रेशर में आके वो उसे आज़ाद कर देगी, जैसे पाकिस्तान ने बांग्लादेश को किया था 1971 के अंदर। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे, ग्रीस एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इन ऑर्डर टू ब्रिटेन ने इंटरवीन किया था ग्रीस के मामले में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, जब ग्रीस किन के हाथों में चला गया, जब ग्रीस जो था, ग्रीस डिड नॉट फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ द कम्युनिस्ट्स यूएसएसआर। सो यूएसएसआर वाले चाहते थे कि ग्रीस को अपने हाथ में कंट्रोल करना, वहां पे कम्युनिस्ट फैलाना। इसी तरीके से रशिया डिड इन हंगेरी एंड ज़ेचस्लोवाकिया। यूएसए इज द ग्रेट इंटरवेंशनिस्ट इन द लैटिन अमेरिका, एंड सिमिलरली इंडिया इंटरवीन्ड इन द बांग्लादेश स्ट्रगल। सो इंटरवीन करने से क्या होगा, इंटरवीन करने से क्या होगा, बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहेगा। इसी तरीके से नॉन इंटरवेंशन भी एक चीज है। नॉन इंटरवेंशन का मतलब नॉन इंटरफेरेंस। अब नॉन इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, देखिए, अगर दो पावरफुल नेशंस आपस में लड़ रहे हैं और उनका सपोर्ट कोई नहीं करेगा, कोई भी दो सिर्फ लड़ रहे हैं, उनका सपोर्ट कोई नहीं करेगा, उनके मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, फाइनली दे विल एग्जॉस्ट, बिकॉज जो साइन ऑफ एग्जॉशन है वो आ ही जाता है। सो दो कंट्री जब थक जाएंगे ना, वो रुक जाएंगे, वो फिर वॉर नहीं करेंगे, वो चाहेंगे कि अब पीस ही हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 1971 का वॉर इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में शिमला एग्रीमेंट करके खत्म हो गया था। 1965 का वॉर इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो है ताशकंद एग्रीमेंट से खत्म हो गया था। सो नॉन इंटरवेंशन से क्या होता है, अगर आप कभी किसी जगह इंटरफियर नहीं करोगे ना, जो दो लड़ रहे होंगे वो थक जाएंगे और वो वॉर से बाहर चले जाएंगे और कोशिश करेंगे पीस को मेंटेन करने की। सो बैलेंस ऑफ पावर का मकसद क्या होता है, कि पीस को मेंटेन करना। अगर आप इंटरवीन करोगे तब भी पीस हो सकता है, अगर आप नॉन इंटरवीन करोगे तब भी बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रह सकता है। कैसे इंटरवेंशन से रह सकता है, कैसे नॉन इंटरवेंशन से रह सकता है, मैंने दोनों तरीके समझा दिया आपको कि बोथ द टेक्निक्स आर मच मच बेनिफिशियल regarding the equilibrium of or regarding the balance of power. So this is all about this topic.
So hope so you understood this lecture. Before concluding my topic, I'm requesting my all well wishers, do not forget to subscribe my channel. The name of my channel is Oshin's Education, Origin of Creative Energies and Neuroscience, started by Dal Shaukat. Thank you so much, and do not forget to press on the bell icon. Thank you.